Okay, so let's start again. We were looking at this example 2 test cancer example, and so the posterior probability that we are interested in is the probability of C conditioned on T1 and T2, and using the Bayes rule we obtain this formulation here. Okay, now what we want to see is whether we can compute this probability or not. As you can see that probability of C we know we can compute from this value here, no problem. Probability of T1 condition on C we can use this value here, so no problem again. But we still have this problem that this probability is not given in this information here. So we are stuck here, so we have applied Bayes theorem, but we are still stuck and we cannot compute the posterior probability, right? So now what we are going to do is to make some assumptions to make things easier for us. Please time पे आए, अगर लेट होते हैं बस फिर आप बाहर ही रहें. इसकी बात करें. ये प्रोबेबिलिटी है कि ये दो इवेंट हो गए, कैंसर भी है और टेस्ट 1 भी पॉजिटिव है, और दिस प्रोबेबिलिटी टेलिंग यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि T2 भी पॉजिटिव आए. ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये वैल्यूज़ और ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप टेस्ट से भी निकाल सकते हैं कि टेस्ट जो भी टेस्ट जिन्होंने ये बनाए हैं तो दे ऑल्सो हैव दिस प्रोबेबिलिटी कि अगर कैंसर है तो क्या क्या परसेंटेज है इसके पॉजिटिव आने की या नेगेटिव आने की. लेकिन इस तरह की जो रिलेशनशिप है ये आपको नहीं मिलेगी कि प्रोबेबिलिटी जब एक टेस्ट दूसरे पे डिपेंडेंट अगर एविडेंस है तो तब क्या प्रोबेबिलिटी है. तो दिस इज़ हार्ड टू कंप्यूट नाउ. अब हम करेंगे ये कि वी आर गोइंग टू मेक सम अजम्पशंस जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी निकालने में आसानी हो जाए. ठीक है, और वो जो अजम्पशन है इट विल बी अ वेरी सिंपल या सिंपलिस्टिक अजम्पशन, और वी कैन से नाइव अजम्पशन. नाइव का मतलब ये है कि वेरी सिंपल के जो आप एक सिंपल सी अजम्पशन आप ले सकते हैं. तो इसीलिए इस एल्गोरिथम को टोटल हम जो लेक्चर है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइव Bayes algorithm, and the reason is again the same कि we are going to make this assumption जो कि बड़ी naive assumption है, and we will see कि वो naive क्यों है. तो what we are going to say is कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि एक वेरिएबल है, then you have two evidences या two observable variables, then we are going to say कि the probability of T1, या इसको इसके बजाय यूँ लिख लें, सॉरी, the probability of T1 test 1 है, it is independent. This is the sign of independence. कि independent का मतलब क्या होता है कि एक event अगर दूसरे event से independent है then the probabilities are not affected by the other event. For example, if I say कि ये probability find करें but these two events are independent of each other, what is this probability equal to? ठीक है, simply probability of A, क्योंकि ए पे वो डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वो एविडेंस हो ना हो, इट इज़ इंडिपेंडेंट. तो सिंपली आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सिमिलरली इस केस में यू आर सिंपली गोइंग टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो यहाँ हम इस तरह का एक असम्पशन ले रहे हैं कि ये दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की असम्पशन नहीं ले रहे. तो ये जो यहाँ जो एग्जांपल मैं दी थी जगह पे दैट वाज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस के ए और बी इंडिपेंडेंट है टोटली. यहाँ जो हम कहेंगे वो ये कहेंगे कि T1 is independent of T2. This is the sign for independence जो यहाँ में बार और है कि T1 T2 they are independent conditioned on C. So this is conditional independence. If C is known कि किसी पर्सन को अगर कैंसर है या नहीं है ये अगर हमें पता है then the outcome of T1 T2 they are independent of each other. Okay.
दिस इज द असम्पशन। इन रियल वर्ल्ड ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि दे मे बी कोरिलेटेड और इनमें डिपेंडेंस हो, बट टू मेक थिंग्स ईजी है ताकि हम इसको किसी तरीके से सॉल्व कर सकें, वी आर मेकिंग दिस असम्पशन कि T1 और T2 दे आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट, नॉट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, कंडीशनली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कि अगर आपको पता है कि C ट्रू है या फॉल्स है, देन T1 T2 दे आर इंडिपेंडेंट। तो इफ दे आर इंडिपेंडेंट गिवन C, तो उस केस में हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट या दिस इक्वेशन या प्रोबेबिलिटी। इसी का हमें नहीं पता था, यही प्रॉब्लमेटिक थी। तो अब हम कह रहे हैं कि T2 और T1 दे आर इंडिपेंडेंट गिवन C, तो हाउ कैन वी राइट इट लाइक तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, T1 को निकाल ही दें क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। ठीक है, so we are going to make this assumption. In general it is not true, we know that कि there may be some relation, लेकिन just to make things easier for us हमने ये assume कर लिया। That is why जो भी आगे इसकी बेस पे एल्गोरिथम हम बनाएंगे नाइव बेस का, उसको हम क्या कह रहे हैं, नाइव बेस एल्गोरिथम के। वो बेस थ्योरम तो यूज़ कर रहा है, बट इट इज़ मेकिंग दिस नाइव assumption जो हम यहाँ दी है कंडीशनल इंडिपेंडेंस की। तो इसकी बेस पे हम ये एल्गोरिथम है, तो दैट इज़ व्हाई वी गोइंग टू कॉल इट द नाइव बेस एल्गोरिथम। ठीक है, जो भी आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में। So now once we have made this assumption, तो बेसिकली ये वही जो अब मैंने पिछली स्लाइड में कहा था कि ये इस तरह की अगर आपके पास सिचुएशन है इन बेस नेट, तो ऑलवेज इफ यू आर ट्राइंग टू यूज नाइव बेस, यू आर गोइंग टू से कि बी एंड सी जो एविडेंसेस हैं दे आर इंडिपेंडेंट कंडीशन ऑन जो आपका वेरिएबल, जो हिडन वेरिएबल है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप assumption हमेशा हम लेंगे, and due to that assumption we can write this probability equal to simply probability of B given A, और C को निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि दिस डज नॉट इम्प्लाइज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि B और C बस टोटली इंडिपेंडेंट है, वो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं ओनली ऑन कंडीशन ऑन C कि अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी लिखी है तब आप ये करेंगे, अदरवाइज अगर आपने ये कंप्यूट करना है इसमें आप ये नहीं कर सकते, C को नहीं निकालेंगे क्योंकि वो उससे एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ओनली इफ A इज गिवन तो इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी T1 T2 आर इंडिपेंडेंट ओनली इफ C इज गिवन। इसीलिए आपने जो है इसको इस तरीके से इसको आपने सिंप्लीफाई करके T1 को हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि C इज गिवन तो T1 को हम निकाल दें, इट इज इंडिपेंडेंट। तो नाउ वी गेट दिस इक्वेशन जिसमें ये भी आपको गिवन है, यू कैन इजीली रीड फ्रॉम हियर, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और आपको सब कुछ गिवन है। यू कैन इजीली कंप्यूट दी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, एंड लेट्स एक्चुअली डू दैट। तो अगर आपने कंप्यूट करना है ये प्रोबेबिलिटी, तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, T2 गिवन C क्या है, 0.9 टाइम्स 0.01। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अब डिनोमिनेटर का पार्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि उसको कैसे कंप्यूट करना है, तो लेट्स एक्चुअली कंप्यूट दैट। लेकिन उससे पहले लेट्स आल्सो कंप्यूट नॉट C कि अगर T1 और T2 पॉजिटिव हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कैंसर नहीं होगा। ठीक है, ये तो एविडेंस है, तो वो तो हमने फिक्स किया हुआ T1 T2, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड के प्रोबेबिलिटी नहीं है। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपली आपने जो फॉर्मूले में सारों में ये नॉट C कर देना इधर, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी हम प्लेस कर रहे हैं। तो T2 नॉट C क्या है, 0.2, T1 नॉट C, ठीक है 0.2, और P नॉट C, ठीक है, यहाँ से आपने 1 माइनस 0.01 करके 0.99 आ जाएगा आपके पास। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ओके। अभी यू ऑल्सो नो के इन दो टर्म्स को ऐड करें तो इट शुड कम टू 1।
So that is what we are going to do. Okay, 1 is equal to 0.9 times 0.9 times 0.01 divided by probability of T1 T2 plus 0.2 times 0.2 times 0.99 divided by probability of T1 T2. अभी आपने सिर्फ एक डिनोमिनेटर को फाइंड करना है, तो इजीली आप इस इक्वेशन से वो फाइंड कर सकते हैं, और जब वो फाइंड कर लेंगे तो यहाँ आप इसको यू आर गोइंग टू पुट इट हेयर एंड और आपको वैल्यू यहाँ भी निकल आएगी, इसी तरह यहाँ भी आप ये वाली वैल्यू भी आपकी निकल आएगी, ठीक है। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि डिनोमिनेटर को हम इस प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, कि आप यू नो कि जब ऐड करेंगे इट इज़ गोइंग टू कम टू 1, और उसकी मदद से आप फिर ये निकाल सकते हैं जो डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट स्लाइड में यही किया हुआ है। तो इवेंचुअली दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 0.1698। ये प्रोबेबिलिटी कैंसिल है अगर ये वैल्यू, अगर आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल इज देयर इन नाइव बेस एल्गोरिथम, कि आपने पोस्टीरियर जो हिडन वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया जाता है एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपके पास टेक्स्ट है और आपने ये बताना है कि उस टेक्स्ट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। या आपको दी जाती है एक ईमेल, और ईमेल में आपने ये बताना है कि ईमेल वो ईमेल है या स्पैम है, या सही ईमेल है या स्पैम है। तो नाइव बेस के थ्रू अगर आप करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू गेट। ये आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा y, या कुछ और वेरिएबल का नाम दे दें, बट दिस वेरिएबल इज गोइंग टू टेल यू कि it will be either 0 or 1. What is the probability y is 0 or y is 1? y is 0 means कि वो ईमेल ठीक है, 1 means कि ठीक नहीं है। अगर टेक्स्ट वो सेंटीमेंट कर रहे हैं तो y is पॉजिटिव या सेंटीमेंट इज नेगेटिव। तो एनीवे दिस इज दैट वेरिएबल जो कि हिडन है, आपको उसका नहीं पता उस टेक्स्ट का, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू फाइंड, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट यू सी इज द टेक्स्ट या ईमेल आपको नज़र आ रही है, उसकी बेस पे आपने बताना है कि जो ईमेल है वो पॉजिटिव है या हैम है या स्पैम है। तो दीज आर दी वर्ड्स ऑफ द ईमेल W1 to WL या ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव, वो आपको विजिबल है, उनकी बेसिस पे आपने बताना है, ठीक है। जैसे देखिए इस केस में यू ओनली हैड 2 एविडेंसेस। इस केस में लेट्स से यू हैव L वर्ड्स, तो यू हैव L एविडेंसेस, लेकिन द फॉर्मुलेशन विल रिमेन द सेम। ओके, तो व्हाट डज दैट मीन कि अभी आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ट्रू, चाहे जो भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, ईमेल का कर रहे हैं, टेक्स्ट का कर रहे हैं, given that you have observed these words W1 W2 to WL. So what is this equal to? ये आप मुझे बताएं क्या फॉर्मूला क्या होगा। just look at here, in order to compute the posterior आपने सब likelihood को मल्टीप्लाई किया और फिर साथ ही प्रायर को मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में फिर आपके पास जो भी यहाँ था वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाइकलीहुड को मल्टीप्लाई करना है और साथ प्रायर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा इधर, दिस इज द फर्स्ट लाइकलीहुड, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट आपका है लाइकलीहुड L, और साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको प्रायर से, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, WL, ठीक है। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है जो फॉर्मुलेशन, इट इज़ ऑल्सो सेम के इस सब पोर्शन को, ये प्रोडक्ट है आपका, आपको सिंपली लिख सकते हैं दी प्रोडक्ट गोज फ्रॉम I1 to L एंड ऑल लाइकलीहुड हियर I given y, एंड फाइनली यू मल्टीप्लाई बाय द प्रायर ऑल्सो, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अगर आप बेस थ्योरम की बात करें तो जो न्यूमरेटर है दैट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जिसको आप सिर्फ यूजिंग द प्रोडक्ट रूल लिख देते हैं कंडीशनल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ सिंपली वो लिखा हुआ है। ओके, एनी क्वेश्चन। तो जब भी नाइव बेस का प्रॉब्लम आएगा तो दिस इज द स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू गेट। एक आपके पास हिडन वेरिएबल है जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है, वो जो भी प्रॉब्लम है, ईमेल की हमने बात की है, टेक्स्ट की बात की है, इसके अलावा कोई भी आपके प्रॉब्लम ध्यान में आता है, आपने लेट्स से वेदर ही प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स, या हमने डिसीजन ट्री में आपके पास टेनिस का एक था डाटा सेट, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स थे। अगर उसको नाइव बेस के थ्रू करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा प्ले टेनिस और नॉट, ठीक है। तो P इज़ फॉर दैट, और
आपके पास 3 एट्रीब्यूट आ जाएंगे कि आउटलुक यहाँ था, रेन, जो भी आपके एट्रीब्यूट थे वो यहाँ आ जाएंगे जितने भी थे, ठीक है। तो उस केस में भी इफ़ यू वांट टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो इसी तरीके से यही फॉर्मूलेशन को आप यूज़ करते हुए वो आप उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लैब में आपका यही टास्क होगा। एंड तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ऑब्जर्व एट्रीब्यूट, आप बात कर रहे हैं कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, कि इस तरह का कोई आपका स्ट्रक्चर। इन जनरल अगर हमने तो सिर्फ पढ़ा नाइफ बेस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज जनरल अगर आप बेजियर नेटवर्क को देखें तो वो स्ट्रक्चर उसका इस तरह का अनकंस्ट्रेंट है, जो मर्जी जितना मर्जी आप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि लेट्स से आई मीन एग्जांपल मैं नहीं देता, लेकिन यू कैन गेट दिस स्ट्रक्चर हेयर कि इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो और कुछ इसमें हिडन हो, कुछ ना हिडन हो, एंड यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ दोज दीज वेरिएबल्स। तो उसमें भी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस होंगी, लेकिन मोर उसमें काफ़ी हद तक चीज़ जो फॉर्मुलेशन है वो यही रहेगी। कंडीशनल इंडिपेंडेंस की एजम्पशन भी उसमें होगी, उसकी वजह से आपका ये जो बेजियर नेटवर्क की जो फॉर्मुलेशन है वो आसान हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनल इंडिपेंडेंस जो यहाँ भी हमने देखी है। बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ आवर कोर्स, लेकिन बेजियर नेटवर्क में इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आप मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम भी बनाना चाह रहे हैं जिसमें बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे हिडन वेरिएबल्स हैं, तो यू कैन गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दैट, जो कि जिसमें फिर आप ये बेस थ्योरम को यूज़ करके यू कैन गेट दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड प्रोबेबली मे भी शायद मैं आपकी एग्जांपल जो आपकी जो असाइनमेंट में शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन हो भी शायद, आई विल सी कि देना नहीं देना, लेकिन हमने कोर्स में पढ़ा नहीं है तो एग्ज़ाम वाला में नहीं आएगा। तो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, ये नहीं क्वेश्चन ये बेस थ्योरम हमने पढ़ा है, बेस थ्योरम के ही बेस पे नाइव क्लासिफायर, नाइव बेस जो क्लासिफायर है वो इस पर डिपेंड करता है। वी हैव मेड सम असम्पशन जिसकी वजह से नाइव बेस की जो फॉर्मुलेशन है वो आसान हो गई है, और वी कैन इजीली कंप्यूट दी पोस्टीरियर यूजिंग दी लाइक्लीहुड एंड दी प्रायर। अब जो लास्ट क्वेश्चन दैट रिमेन्स इज के हाउ डू यू कंप्यूट लाइक्लीहुड एंड प्रायर। यहाँ तो मैंने आपको दे दिया था लाइक्लीहुड और प्रायर कि प्रायर ये है और लाइक्लीहुड ये है, बट इन जनरल यू हैव टू कंप्यूट दैट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 कंडीशन ऑन Y, सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 कंडीशन ऑन Y। ये सब लाइक्लीहुड आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ Y भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप पोस्टीरियर कंप्यूट कर सकते हैं। So this part, learning these likelihood and prior, this is called learning the Bayesian network या Bayes net, और this is what we are going to do next, ठीक है। learning Bayesian network and it is very easy। हम ये अभी जो लेक्चर के स्टार्ट में भी यही चीज़ की थी, it's not difficult। let's start with just one random variable। अगर एक random variable है उसकी आपने probability find करनी है। let's start with a binary case के tossing a coin। वो एक्सपेरिमेंट मैंने लेट से परफॉर्म किया 5 दफ़ा, and this is the outcome that you get: head, head, tail. So what is the probability of head? By looking at this data, past data जो आपका experience है, what is the probability of head and what is the probability of tail? Sorry, head है 3/5, tail है 2/5, ठीक है। और ये तो था बाइनरी केस। इफ़ यू हैव अ डाइस, और डाइस अगर आपने एक तो डाइस को आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज़ 1/6, लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर लुकिंग एट द डेटा, उसकी बेस पे भी हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आपने एक्सपेरिमेंट किया 10 दफ़ा फॉर एग्जांपल, और आपको ये वैल्यूज आई 1, 1, 3, 5, 2, 6,
2 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन वैल्यूज को देके वी हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. इट विल बी इक्वल टू 3/10 of 2 will be equal to 1/10 and so on. ठीक है, तो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द पास्ट एक्सपीरियंस और हम उसकी मदद से आप कंप्यूट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज. एंड ऑफ कोर्स यू कैन इजीली सी के जितना डाटा ज़्यादा होगा उतना ही जो आपकी सही प्रोबेबिलिटी है यू कैन एस्टिमेट दैट इन अ करेक्ट वे. बहुत कम होगा. लेट्स से हैं ही आप 3 एग्जांपल्स करते हैं तो मैं यू मे गेट समथिंग लाइक दिस. तो आप कहेंगे जी 4 की प्रोबेबिलिटी 0 है, विच विल नॉट बी करेक्ट. बट I mean, as far as this data is concerned, you can see, okay, कि ये ठीक है कि 0 ही है. So let's also discuss the overfitting. अगर आपका डाटा ही कम है और आप कह रहे हैं कि probability of 3 is 0, so you can see कि this is not right, but you have overfitted to the training set. ये कि आपने डाटा नहीं था उसकी बेसिस पे कह दिया कि इसकी probability है ही नहीं. तो this is also an example of overfitting. तो हम इस नाइव बेस के केस में भी देखेंगे कि overfitting को कैसे अवॉइड करना है. ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर आपने एक मूवी को रेट करना है 1 to 5, तो दिस वेरिएबल इज आर इज बेसिकली के इट कैन हैव वन ऑफ दीज 4-5 पॉसिबिलिटीज 1 से 5 तक. एंड दिस इज योर ट्रेनिंग डाटा कि किसी मूवी को आपने 1 रेट किया, 3 रेट किया, 4 रेट किया, 5 रेट किया. अभी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसी मूवी को आप रेट करेंगे 1, so that will be equal to 1 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 by 10. the 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. 3 4 की ये 1 5 by 10 या 1 by 2. तो बेसिकली यहाँ ये वही टेबल में वही फील्ड है. the probability of R 1 2 3 4 5 based on the data set. We have not given this any name कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं by looking at data, और इसका एक नाम है जिसे हम कहते हैं maximum likelihood. So basically what we are doing is we are using this maximum likelihood approach to compute these probabilities. और वो अप्रोच यही है कि you count the number of events divided by total number of events, और उसकी मदद से आपने ये probability निकालनी. ठीक है, इसका नाम है MLE maximum likelihood estimation. Now let's look at a more advanced case कि आपके पास अब 2 वेरिएबल हैं कि ना सिर्फ आपके पास रेटिंग है बट यू ऑल्सो हैव दी G विच इज के द मूवी इज ड्रामा और कॉमेडी. ये बाइनरी वेरिएबल है एंड देन यू हैव दी R. अभी चूँकि 2 वेरिएबल हैं तो डाटा सेट शुड ऑल्सो बी लाइक दिस. तो डाटा सेट आपके पास इस फॉर्म में है अभी कि एक मूवी ड्रामा थी उसको आपने रेट किया 4, एक और भी ड्रामा थी इसको किया 4, इसको किया 5, एक कॉमेडी थी इसको 1 किया, इसको कॉमेडी थी इसको 5 किया. ठीक है, अभी इफ आई वांट टू कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस केस में these are the 2 probabilities I require. ठीक है, ये एक तो प्रायर प्रोबेबिलिटी है, एक है लाइकली प्रोबेबिलिटी. क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड दी पोस्टीरियर. अगर आपके पास एक रेटिंग है, फॉर एग्जांपल रेटिंग इज 2, यू वांट टू सी के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवी ड्रामा होगी या कॉमेडी होगी. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. क्योंकि द वे वी हैव डिज़ाइन दिस प्रॉब्लम इस तरह तरीके से आपने बेसिक नेटवर्क बनाया है, वो उसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि आप G इज हिडन, आपको नहीं पता G क्या है, रेटिंग इज विजिबल, उसकी बेस पे आपने प्रेडिक्ट करना है कि वो G है या D है या C है. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वैल्यूज यू रिक्वायर आर द प्रायर एंड द लाइकली प्रोबेबिलिटी. और ये आपके पास ट्रेनिंग डाटा है. इस ट्रेनिंग डाटा की मदद से पहले आप ये 2 वैल्यू और फिर आप पोस्टीरियर, तो हमें वो फॉर्मूलेशन है उसमें आपने से वैल्यू डालनी हो, आपके पास आंसर आ जाएगा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले भी अभी किया. लेट्स स्टार्ट विद द प्रायर प्रोबेबिलिटी. लुकिंग एट दिस डाटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी G इज D. ठीक है, आप देखेंगे टोटल 3 है, 5 एग्जांपल्स हैं, उनमें 3 में D है, तो इसलिए यू गेट 3/5, कॉमेडी 2/5. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लाइकलीहुड.
हाउ डू यू कंप्यूट द लाइक्लीहुड? लाइक्लीहुड के केस में दिस इज जी, डी और ये आपके पास आर है, आर कैन 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड देन वी हैव सी आल्सो, लेट्स डू दैट लेटर ऑन, लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी वांट टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि R is 1 and G is D? यहाँ लिखना है, 0 आगे, ठीक है। What is this probability? ठीक है, so it is 2/3. Why? क्योंकि G is now the evidence या it is observed. तो आपने सिर्फ इन्हीं एग्जांपल्स को देखना है जिसमें G is D, बाकी को इग्नोर कर देना है क्योंकि that is the evidence। अभी हम सब उन्हीं को देख रहे हैं, और उन एग्जांपल्स में से देखना है जिनमें R आप जो है वो 1 2 3 4 5 है, एंड देन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली। ये आ जाएगा 1/3। सिमिलरली फॉर सी, जब आपका जी सी है तो यू आर ओनली गोइंग टू लुक एट दीज 2 एग्जांपल्स, और सिर्फ 2 केस में 0.5 प्रोबेबिलिटी आएगी, बाकी 0 आएगी, एक 1 के केस में और एक 5 के केस में। So once you have the likelihood plus the prior probability, now you can answer this question very easily. सिर्फ आपने वो वैल्यू वहाँ से वहाँ यूज़ करनी है और आंसर कंप्यूट कर लेना, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? ये वही जो वैल्यूज हमने पिछली स्लाइड पे लिखी थी वही लिखी हुई है। नाउ इफ यू वांट टू कंप्यूट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन R, तो सिंपली वहाँ से वैल्यूज आपने निकाली और यहाँ डाल दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी लेट्स लुक एट थ्री वेरिएबल्स। अगर 3 वेरिएबल्स हैं, एक है आपके पास हिडन जो G है, जो को फाइंड करना है, देन यू हैव द रिव्यूज, सॉरी, देन यू हैव द रेटिंग्स। द थिंग इज के पिछली जो सेकंड ए था उसको मैंने यहाँ तक ही कवर किया है, और आपको टाइम बच गया काफ़ी ज़्यादा, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। चलिए ठीक है, ओके, फिनिश द लेक्चर हियर। एनी क्वेश्चन?